Hello guys, Assalamu alaikum. This is me Ehsan Haq Rao and we are gonna start a CR question of investment appraisal. Basically, this is a past paper question which I will solve on Excel sheet. I think it is March June 2023 question name किन्हीं कंपनी और इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है वो हम देख लेते हैं. Calculate the expected NPV of the project LP500 and comment on its financial acceptability. बेसिकली हमने इसकी एनपीवी फाइंड करनी है और उसकी फाइनेंशियली एक्सेप्टेबल होने के ऊपर या ना होने के ऊपर कमेंट करना है. आइदर इट इज फाइनेंशियली एक्सेप्टेबल और नॉट. ओके, एक्चुअली आज मैंने ये क्वेश्चन इसलिए सिलेक्ट किया है क्योंकि ये 12 मार्क्स की रिक्वायरमेंट है और इसके अंदर एनपीवी से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सब क्लियर हो जाते हैं. ओके, बिकॉज एनपीवी निकालने के लिए हम हमारे पास F9 के अंदर FM के अंदर जो मैक्सिमम चीज़ें टेस्ट हो सकती हैं वो यही होती हैं: वेरिएबल कॉस्ट, इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट, और इसके बाद टैक्स एक्सपेंस, टैक्स सेविंग्स, कैपिटल अलाउंसेस के ऊपर जो हमें मिलती हैं. इसके अलावा वर्किंग कैपिटल का चेंज. मैक्सिमम यही चीज़ें टेस्ट हो सकती हैं और वो इस क्वेश्चन के अंदर से भी टेस्ट हो जाती हैं. और इसके अलावा उनके अंदर इन्फ्लेशन को भी एडजस्ट करना पड़ सकता है विच विल ऑल्सो नीड टू बी एडजस्टेड इन दिस क्वेश्चन. तो let's start its statement. Gini Company is a listed company that manufactures innovative products for the telecommunication industry. Gini Company has just developed a new product called the LP500, which is expected to have a project life of 4 years. तो हमारे पास फर्स्ट यूजफुल इंफॉर्मेशन है, वो क्या है? 4 years प्रोजेक्ट की लाइफ है, यूजफुल लाइफ है. ओके, गिनी कंपनीज मैनेजमेंट हैज डिसाइडेड दैट द सेल प्राइस फॉर द LP500 विल बी $90 पर यूनिट. और जो सेकंड इंफॉर्मेशन है वो क्या है? $90 पर यूनिट उसकी selling price per unit है. Okay, and as anything higher than this will dramatically reduce the expected annual sales volume, which is currently forecast to be 20,000 units per year. तो जो currently forecasted सेल्स वॉल्यूम है वो 20,000 यूनिट्स पर ईयर है. ठीक है, ये थर्ड इन्फॉर्मेशन यूजफुल इन्फॉर्मेशन है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं अपने क्वेश्चन के अंदर. The variable cost of the LP500 includes the cost of a boarding component, the X2022, और वेरिएबल कोस्ट के रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है: द प्राइस ऑफ द X2022 हैज़ बीन वोलेटाइल ड्यू टू सप्लाई प्रॉब्लम विद द मैन्युफैक्चरर्स एंड कॉन्सिक्वेंटली द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज एट प्रेजेंट अनसर्टन. मीन टू से जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है वो हमें एब्सोल्यूट फिगर में गिवन नहीं है, मतलब कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं गिवन क्योंकि वो अनसर्टन है. द मैनेजमेंट ऑफ गिनी कंपनी हैज़ मेड द फॉलोइंग एस्टिमेट्स of the variable cost per unit along with its associated probability. तो इस स्टेटमेंट को पढ़ के हमें थोड़ा फील हो रहा है कि जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है वो हमें प्रोबेबिलिटी एनालिसिस के थ्रू निकालनी पड़ेगी. और जैसे कि आप देख सकते हैं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट की आउटकम्स गिवन है और उनकी प्रोबेबिलिटीज़ गिवन है, तो हम उनको यूटिलाइज करके वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फाइंड कर सकते हैं. इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट है वो 300,000 पर ईयर है. और ऑल द अबव फिगर्स आर एक्सप्रेस्ड इन करंट प्राइस टर्म्स. जो जितनी भी अबव फिगर्स हैं वो करंट प्राइस टर्म्स में गिवन है. मिनटों से वो ईयर जीरो की टर्म्स में गिवन है और उनके अंदर हमें इन्फ्लेशन एडजस्ट करनी पड़ेगी जो कि सेल प्राइस की इन्फ्लेशन है वो 5% पर ईयर है. वेरिएबल कॉस्ट की इन्फ्लेशन और फिक्स कॉस्ट की इन्फ्लेशन है वो सेम है, वो 3% पर ईयर है. ओके, इसमें हमें ये एडवांटेज हो गया कि हमें एक ही दफ़ा इन्फ्लेशन निकालनी पड़ेगी और उसी को हम वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट में एडजस्ट कर देंगे. द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इज दैट a new plant and equipment costing 1.5 million will need to be purchased at the start of the first year of operation. At the start of the first year of operation का क्या मतलब है? मीन टू से हमें ईयर जीरो में 1500,000 की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी एंड इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ रेजिडुअल वैल्यू ऑफ $125,000 इन नॉमिनल टर्म्स एट द एंड ऑफ 4 ईयर. नॉमिनल टर्म्स का क्या मतलब है? हमारी जो प्रोजेक्ट है उसकी रेजिडुअल वैल्यू है वो 125,000 है, डॉलर्स है, और नॉमिनल टर्म्स में गिवन है. इट मीन्स कि हमें इसके अंदर इन्फ्लेशन एडजस्ट नहीं करनी, इसके अंदर ऑलरेडी इन्फ्लेशन एडजस्टेड है. नॉमिनल टर्म्स या इसको हम मनी वैल्यू भी कह सकते हैं, मनी वैल्यू टर्म्स में भी हम इसको कह सकते हैं.
गिनी कंपनी पेज कॉर्पोरेशन टैक्स एट ए रेट ऑफ 20%। जो गिनी कंपनी है वो 20% के ऊपर अपना टैक्स पे करती है एंड इज पेबल एट द एंड ऑफ द ईयर फॉलोइंग द ईयर टू विच इट रिलेट्स। और जिस ईयर का टैक्स होता है उससे उसके फॉलोइंग ईयर में उसके एंड पे वो अपना टैक्स पे करती है। मीन टू से फॉर एग्जांपल ईयर 1 का टैक्स है वो ईयर 2 के एंड पे करेगी। इसी तरह ईयर 2 का टैक्स है वो ईयर 3 के एंड पे करेगी। वो इसी तरह ईयर 4 का जो टैक्स है वो ईयर 5 के एंड पे करेगी। अब जैसा कि आपने पढ़ा ऊपर कि ये प्रोजेक्ट है वो 4 ईयर्स का है, इसकी लाइफ 4 ईयर्स की है, बट वी विल हैव टू ऐड एन एडिशनल ईयर आफ्टर ईयर 4 बिकॉज हमारा जो टैक्स टैक्स ईयर 4 का है वो ईयर 5 में पे किया जाएगा। ओके, इसलिए हमें 5 ईयर्स के ऊपर प्रेज करना पड़ेगा अपने इस प्रोजेक्ट को। द कंपनी कैन क्लेम टैक्स लाउएबल डेप्रिसिएशन एट ए रेट ऑफ 25% पर ईयर। वो जो कंपनी है वो टैक्स क्लेम कर सकती है, टैक्स सेविंग्स क्लेम कर सकती है डेप्रिसिएशन के ऊपर। जो कि डेप्रिसिएशन है वो 25% है पर ईयर ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस बेसिस, और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड अप्लाई होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के थ्रू 25% टैक्स रेट लगाकर अपनी डेप्रिसिएशन निकालनी पड़ेगी अपने मशीन की। ओके, उसके बाद उस डेप्रिसिएशन के ऊपर 20% टैक्स सेविंग हमें मिलेगी। तो 20% रेट लगाकर हम अपना टैक्स सेविंग्स को क्लेम कर सकते हैं विद बैलेंसिंग एडजस्टमेंट इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। बैलेंसिंग एडजस्टमेंट का आपको आइडिया होगा जिन लोगों ने टैक्स पढ़ा हुआ है। बैलेंसिंग एडजस्टमेंट क्या होती है कि अगर हमारी जब हम अपने एसेट को सेल करते हैं रेजिडुअल वैल्यू के ऊपर, अगर हमारी रेजिडुअल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू उसकी उसकी नेट बुक वैल्यू से ज़्यादा है, इट मीन्स कि हम उसको प्रॉफिट के ऊपर सेल कर रहे हैं। ओके, मतलब नेट बुक वैल्यू एक्चुअली वो एसेट उतने का है नहीं बट उसकी रेजिडुअल वैल्यू ज़्यादा है, मतलब वो ज़्यादा का सेल हो रहा है। इट मीन्स कि हमारा हमें प्रॉफिट हो रहा है उसके ऊपर, प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल, तो उसके ऊपर हमें टैक्स पे करना पड़ता है। ठीक है, बट इफ़ उसकी रेसिडुअल वैल्यू उसकी नेट बुक वैल्यू से कम है, इसका मतलब है कि हमारा जो एसेट है वो लॉस के ऊपर सेल हो रहा है, लॉस ऑफ ऑन डिस्पोजल है। एंड यू नो लॉस जब होता है हमें, तो उसके ऊपर हमें टैक्स सेविंग्स मिलती है। तो अगर लॉस हुआ तो हमें टैक्स सेविंग मिल जाएगी, प्रॉफिट हुआ तो हमें उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा। ओके, additional working capital totaling 100,000 will also be required at the start of the project। और additional working capital जो है, working capital क्या होता है, working capital is equal to current asset minus current liabilities। विंडो से current asset के अंदर हमें 100,000 इन्वेस्ट करना पड़ेगा at the start of the project ईयर 0 के अंदर। ठीक है, ईयर 0 में हमें 100,000 वर्किंग कैपिटल में एडजस्ट करना पड़ेगा। वर्किंग कैपिटल इन्फ्लेशन इज एक्सपेक्टेड टू बी 3% पर ईयर, और इसकी इन्फ्लेशन है वो कितनी होगी, 3% पर ईयर है। अब आपने यहाँ पे देखा होगा कि जब मैंने बताया था आपको फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट उनकी जो इन्फ्लेशन है वो भी 3% है। ओके, और जो वर्किंग कैपिटल है उसकी इन्फ्लेशन भी 3% है। इट मीन्स कि हमें जस्ट इन तीनों की इन्फ्लेशन सिर्फ एक मरतबा कैलकुलेट करनी है, जस्ट वन टाइम हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। उसी इन्फ्लेशन को हम तीनों चीज़ों में एडजस्ट कर सकते हैं, वर्किंग कैपिटल में भी, वेरिएबल कॉस्ट में भी, और इसी तरह फिक्स कॉस्ट में भी। The further information is that Guinea Company nominal after tax weighted average cost of capital for the project of this nature is 12%। और जो आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल मीन टू से एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है जो, वो क्या है, 12% है। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है, ये आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल में पढ़ेंगे कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेट और कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इन तीनों को मिलाकर हम इनकी एवरेज निकालते हैं जिसको हम कहते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वो 12% है। और अब हमने इसकी एनपीवी फाइंड करनी है, तो लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर क्वेश्चन एंड हैव अ लुक ऑन द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू रेवेन्यू। रेवेन्यू पर यूनिट सेलिंग प्राइस हमारी क्या है, $90 पर यूनिट है। 20,000 यूनिट्स पर ईयर हमने सेल करने हैं। और इन्फ्लेशन कितनी है, इन्फ्लेशन हमारे पास रेवेन्यू की है, सेलिंग प्राइस की है, वो 5% है। तो हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिनी कंपनी, तो अभी से हम इसको बोल्ड कर लेते हैं और यहाँ पर हम अपनी ईयर्स लिख देते हैं। ईयर्स 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ओके, यहाँ पर हमारा रेवेन्यू आ जाएगा
रेवेन्यू के लिए हम अलग से वर्किंग कर लेते हैं। वर्किंग्स रेवेन्यू, रेवेन्यू से पहले हम यहाँ पर अपनी यूनिट्स लिख लेते हैं। ओके, यूनिट्स 20, और हम इसको 1000 की टर्म्स में ले लेते हैं। मीन टू से अप टू 1000 हम इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं। 20 और 20 हर एक साल में है। हमने यहाँ पे ईयर्स लिखने हैं। कंट्रोल एक्स इसको नीचे, कंट्रोल एक्स से हम इसको यहाँ पर मूव कर लेते हैं। यूनिट्स, यहाँ पर हम ईयर्स को कॉपी कर लेते हैं। ईयर्स आ गए हैं, यूनिट्स। तो यहाँ पर हम एक काम और कर लेते हैं कि 1000 तक हमने जो राउंड ऑफ करना है वो भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। डॉलर 1000, इसको कंट्रोल सी से हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ओके, और इसी तरह सी कंट्रोल वी। ओके, यूनिट्स, यूनिट्स को भी आप, बेहतर है कि आप यूनिट्स को भी ऐसे लिख लो। ट्वेंटी 1000 यूनिट्स हर ईयर में सेल हो रही हैं, जो ईयर 1 से स्टार्ट हो। 20 इस तरह यूनिट्स आ जाएंगे। सेलिंग प्राइस पर यूनिट है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितनी थी, $90 थी। उसको कंट्रोल सी से कॉपी कर लें आप, और यहाँ पर पेस्ट करते हैं। इन्फ्लेशन 5% थी। इन्फ्लेशन को भी, इन्फ्लेशन की कैलकुलेशन कर लेते हैं। इन्फ्लेशन कैलकुलेशन यहीं से हम स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, 1 + 5% और रेज टू पावर ईयर जीरो। बिकॉज ईयर जीरो की टर्म्स में है जितनी भी वैल्यूज हैं, तो ईयर जीरो में इन्फ्लेशन 0% है, तो इसमें कोई इन्फ्लेशन नहीं होगी, तो ये सिंपली 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ईयर जीरो में हमने इन्फ्लेशन की कैलकुलेशन करनी है, तो आपने इसको कंट्रोल सी से कॉपी कर लेना है इस फॉर्मूले को, और इसी तरह आपने ईयर 4 तक इसको पेस्ट कर देना है। अब ये हर साल की इन्फ्लेशन आ जाएगी। ठीक है, एक्चुअली मैंने क्या किया है कि ईयर जीरो में इन्फ्लेशन का फॉर्मूला लगाया, और ऊपर जैसे कि मैंने तरतीब से सब चीज़ें लिखी हुई थी, सब ईयर्स लिखे मैं ईयर 4 ईयर 5 तक, तो ये फॉर्मूला मैंने सिर्फ एक सेल में लगाया, और उसी फॉर्मूले को मैंने आगे पेस्ट कर लिया, कॉपी करके पेस्ट कर लिया। ठीक है, ये हर साल की इन्फ्लेशन आ जाएगी। अब आप यहाँ पर रेवेन्यू निकाल सकते हैं, अपना फाइनल रेवेन्यू। रेवेन्यू इज इक्वल टू इन्फ्लेशन मल्टीप्लाई बाई सेलिंग प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाई बाई number of units sold, because we didn't sell any unit in year zero, that's why the revenue of year zero is zero। इस फॉर्मूले को हम नेक्स्ट सेल में कॉपी कर लेते हैं, तो हमारे पास नेक्स्ट ईयर्स का जो है वो रेवेन्यू आ जाएगा। इसी तरह हम वेरिएबल कॉस्ट की कैलकुलेशन कर लेते हैं। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट एज यू नो हमें प्रोबेबिलिटी एनालिसिस के थ्रू फाइंड करनी है। वो उनकी प्रोबेबिलिटीज गिवन है हर आउटकम की। 40 की प्रोबेबिलिटी है 20%, 50 की प्रोबेबिलिटी है 40%। ठीक है, तो हम इसको देख लेते हैं, यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। 40 इंटू 20% प्लस, आई थिंक 50 था, 50 इंटू 40% इंटू 40% प्लस 60 इंटू 20% एंड 70 इंटू 20%। 60 इंटू 20% प्लस
70 इंटू 20%, ये हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ गई और हर साल यही वेरिएबल कॉस्ट रहेगी। तो 54 को हमने 4 इयर्स तक कॉपी कर लिया। अब इसकी इन्फ्लेशन है वो हम एडजस्ट करेंगे यहाँ पर। इन्फ्लेशन 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 कितनी थी, वो आई थिंक 3% थी। 3%। फिक्स कॉस्ट की इन्फ्लेशन भी यही है, वेरिएबल कॉस्ट की इन्फ्लेशन भी यही है और वर्किंग कैपिटल की इन्फ्लेशन भी यही है। तो वो भी हम ईयर 0 से स्टार्ट कर लेते हैं। 1 + 3% रेज टू पावर। आपने इसके इससे पहले आपने इक्वल टू पे साइन लगाना है, इज इक्वल टू, और आपने यहाँ पर रेफर कर देना है सेल इसको, ईयर 0 को, और इसी को आपने फर्दर सेल्स में कॉपी कर लेना है। तो आपके पास ये सारी इन्फ्लेशन आ जाएंगी। वेरिएबल कॉस्ट टोटल, वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी हमारे पास। वो कैसे आएगी, इन्फ्लेशन मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। यूनिट्स ये है। तो क्योंकि हमने कोई वेरिएबल कॉस्ट अप्लाई नहीं की ईयर 0 में, तो हमारी इन्फ्लेशन हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो भी 0 होगी। और हमने इस फॉर्मूला को नेक्स्ट सेल्स में कॉपी कर लिया है, तो हमारी ये सब ईयर्स की वेरिएबल कॉस्ट आ गई। तो रेवेन्यू को आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, रेवेन्यू को यहाँ से आप कॉपी कर लें और इस रेवेन्यू की फिगर को आप आगे कॉपी पेस्ट कर दें। तो एक्चुअली मैंने क्या किया है कि ईयर 0 वाले सेल में मैंने रेफर कर दिया है रेवेन्यू को, जो कि हमने वर्किंग में कैलकुलेट किया था, और उसी सेल को मैंने आगे कॉपी करके आगे पेस्ट कर दिया है। तो ये सब ईयर्स का रेवेन्यू जो है यहाँ पर जो हमने हमने कैलकुलेट किया था वो यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरह हम वेरिएबल कॉस्ट को भी देख लेते हैं। वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू, वेरिएबल कॉस्ट ईयर 0 का है वो मैंने यहाँ पर रेफर कर दिया, और इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे कैसे आ जाएगा। ठीक है, देख ले। ईयर 0 और ईयर 1 का रेवेन्यू क्या है, 11112.4, और यहाँ पर ईयर 1 का क्या है 111.24 मिनटों से। यही सारे वाला यहाँ पर कॉपी हो गया है। अब हमें इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट की कैलकुलेशन करनी है। इंक्रीमेंटल फिक्स्ड कॉस्ट, इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट की कैलकुलेशन करने के लिए हमें यहाँ पर एक वर्किंग कर लेते हैं हम। फिक्स्ड कॉस्ट, इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट ईयर 0 से स्टार्ट हो, ईयर 1 से स्टार्ट होगी, और इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट है 300,000। तो 300,000 हम इसको कॉपी कर लेंगे कंट्रोल C से, और इसके अंदर एज यू नो इन्फ्लेशन वेरिएबल कॉस्ट वाली है, तो इन्फ्लेशन हम वही वाली अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इन्फ्लेशन एडजस्टेड फिक्स कॉस्ट, इन्फ्लेशन एडजस्टेड फिक्स कॉस्ट कैसे आएगी, क्योंकि ये जो इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट है ये टोटल में गिवन है, तो हमें यूनिट्स के साथ मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये आ जाएगी 300 मल्टीप्लाई बाई इन्फ्लेशन ऑफ फर्स्ट ईयर विच इज़ 1.03, और इसको आप नेक्स्ट सेल्स में कॉपी कर लें। ये आपके पास इन्फ्लेशन एडजस्टेड इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट आ जाएगी, इज इक्वल टू, यहाँ से स्टार्ट कर लें आप ईयर 1 से, इस सेल को रेफर कर दें, इस सेल को आप नेक्स्ट सेल्स में कॉपी कर लें। ओके, ये आपके पास आ जाएगी इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट। तो अब हमारे पास ऑपरेटिंग कैश फ्लोज आ जाएंगे। ऑपरेटिंग कैश फ्लोज इज इक्वल टू आ जाएगा रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट। इस फॉर्मूले को आप नेक्स्ट ईयर्स में कॉपी कर लें, ये आ जाएगा ऑपरेटिंग कैश फ्लोज। ओके, नाउ व्हाट वी हैव नेक्स्ट, लेट्स सी
न्यू प्लांट एंड इक्विपमेंट कॉस्टिंग 1.5 मिलियन विल नीड टू बी परचेज्ड। ठीक है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, उसकी स्क्रैप वैल्यू है और टैक्स है। तो हम, और टैक्स के साथ उसकी टैक्स सेविंग्स है, तो हम पहले टैक्स एक्सपेंस माइनस कर लेते हैं। लेस टैक्स एक्सपेंस, जैसे कि आपको पता है टैक्स एक्सपेंस जो है वो हम आफ्टर 1 ईयर पे कर रहे हैं और उसके एंड पे कर रहे हैं। तो हमें ईयर 1 का जो टैक्स है वो कब पे करना पड़ेगा, ईयर 2 के एंड पर। ठीक है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। ईयर 1 का टैक्स है इज इक्वल टू आ जाएगा -20%। ये मैंने माइनस का साइन इसलिए लगाया है क्योंकि हमारा एक्सपेंस है, तो हमें जस्ट वन टाइम फॉर्मूला लगाना पड़ेगा सम का, और हमारे पास जितना भी हमारा नेट कैश फ्लोज होगा होंगे वो आ जाएंगे इनटू ऑपरेटिंग कैश फ्लोज ऑफ ईयर 1। ये हमारे पास टैक्स एक्सपेंस आ गया। इसमें इसको आपने ईयर 5 तक कॉपी कर लेना है। ठीक है, क्योंकि ईयर 4 का जो आपका टैक्स है वो आप ईयर 5 में पे करेंगे, तो ये आपका टैक्स एक्सपेंस आ जाएगा। अभी आपको टैक्स सेविंग्स मिलेंगी ऑन कैपिटल अलाउंसेस। टैक्स सेविंग्स ऑन कैपिटल अलाउंसेस की आप कैलकुलेशन वर्किंग में कर लें। इसके लिए आपको ओपनिंग WDV यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ओपनिंग WDV, क्योंकि आपकी जो डेप्रिसिएशन पॉलिसी है वो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, वो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। न्यू प्लांट एंड मशीनरी, इसकी जो ओपनिंग WDV है वो 1.5 मिलियन, इट मीन्स 1500 आपकी डेप्रिसिएशन, सॉरी आपकी ओपनिंग WDV है, उसके ऊपर आपने डेप्रिसिएशन लगानी है 25% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस बेसिस। तो लेट्स स्टार्ट इट्स कैलकुलेशन। ओपनिंग WDV आएगी ईयर 1 में। ये ईयर 1 में इसलिए है क्योंकि हमने ईयर 0 में अपना एसेट यूज़ किया। तो ईयर 1 में जो हमारी ओपनिंग WDV थी वो 1500 थी। ठीक है, और जब ईयर 0 से लेके ईयर 1 तक हमने यूज़ किया, मतलब ईयर 1 में एक्चुअली हमने बेसिकली यूज़ किया, तो ईयर 1 की जो डेप्रिसिएशन है वो हम ईयर 1 में ही कैलकुलेट करेंगे। ईयर 0 तो तो इनिशियल पॉइंट होता है ना, मतलब डे 1 होता है ईयर 0, तो उसमें कोई डेप्रिसिएशन नहीं होगी। इज इक्वल टू -25% मल्टीप्लाई बाई 1500। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी। आप इसको कैपिटल अलाउंस भी कह सकते हैं, कैपिटल अलाउंस। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास ईयर 2 की WDV आ जाएगी, इनको आप प्लस कर लें। ईयर 2 की आपके पास WDV आ गई। ठीक है, और इसी तरह आप इस सेल को नेक्स्ट 4 ईयर्स तक कॉपी कर सकते हैं, और इसको जब आप कॉपी करेंगे 4 ईयर्स तक तो ये आ जाएगी। ठीक है, एज यू नो हमने ईयर 4 में हमने क्या करना था, बैलेंसिंग एडजस्टमेंट करनी थी। तो एज यू नो 25% हम इसके ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे। बैलेंसिंग एडजस्टमेंट कैसे होगी वो मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली ईयर 3 की, ये देखें ये ईयर 3 है। ईयर 3 में हमारी ओपनिंग WDV थी 843.75, और इसके बाद डेप्रिसिएशन हमारी आ गई 210। इसमें से हमने ये माइनस किया, तो ईयर 4 में हमारी जो ओपनिंग WDV थी वो कितनी आ गई, WDV वो आ गई 632.8125। अब इतने का हमारा एसेट था, बट हमने सेल कितने का किया, ईयर 4 में हमने कितने का सेल किया, 125 का। तो इसमें से आपने माइनस कर देना है 125। यहाँ पर आप 125 माइनस कर दें नीचे वाले सेल में। ठीक है, 125, ये मतलब आपको आपका एसेट 507.8125 से लॉस में गया है। ठीक है, तो इस लॉस के ऊपर भी आपको टैक्स सेविंग मिलेगी। ठीक है, वो टैक्स सेविंग भी आपको जिस ईयर में आप टैक्स पे करते हो उसी ईयर में आपको टैक्स सेविंग मिलेगी, क्योंकि आप एक साल लेट अपना टैक्स पे कर रहे हो, तो आपको एक साल लेट ही आपकी टैक्स सेविंग्स मिलेगी। तो ईयर 1 की टैक्स सेविंग मिलेगी ईयर 2 में, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो -20% इन 2 375। ये माइनस का साइन मैंने इसलिए लगाया था क्योंकि
कैपिटल अलाउंस हमने जो कैलकुलेट किया वो माइनस में है, लेकिन टैक्स सेविंग हमें मिलती है पॉजिटिव, मतलब वो पॉजिटिव होगी टैक्स सेविंग। तो इसके लिए मैंने क्या किया, माइनस लगा दिया ताकि मुझे बार बार कैलकुलेशन में इन चीज़ों को एडजस्ट ना करना पड़े। तो इसी सेल को आप नेक्स्ट कॉपी कर लें, ईयर 4 तक, ईयर 4 तक आपका आ गया। लेकिन अब ईयर 5 में आपको जो टैक्स सेविंग मिलेगी वो 20%, उसके साथ आपने नेगेटिव का साइन नहीं लगाना, क्योंकि आपकी जो टैक्स सेविंग, क्योंकि आपकी जो WDV है वो ऑलरेडी क्या है 507.8125, उसके साथ नेगेटिव का साइन नहीं है, वो ऑलरेडी किस में है, पॉजिटिव टर्म में है। तो आपको इसके साथ माइनस का साइन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इज इक्वल टू दिस वन मल्टीप्लाई बाई 20%, या पास आपकी टैक्स सेविंग आ जाएगी। टैक्स सेविंग ऑन कैपिटल अलाउंस वो भी आप यहाँ से सेल को रेफर कर दें 75, इसको आप कॉपी कर लें नेक्स्ट ईयर्स में 5 तक, ईयर 5 तक, ये आपकी टैक्स सेविंग्स आ जाएंगी। अब आपने क्या कैलकुलेट करना है, एडिशनल वर्किंग कैपिटल 100,000 विल ऑल्सो बी रिक्वायर्ड एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। तो 100,000 का आपका वर्किंग कैपिटल है, वो ईयर 0 में होगा, क्योंकि आपने प्रोजेक्ट्स के स्टार्ट करने से पहले के स्टार्ट करते वक्त आपने इतना वर्किंग कैपिटल इन्वेस्ट करना है, और इसकी इन्फ्लेशन है वो 3% है। तो इट मीन्स कि आपने 3% इन्फ्लेशन के साथ हर साल इसको एडजस्ट करना है। तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड, कैपिटल रिक्वायर्ड, वो आपके पास आ जाएगा ईयर 0 में। तो देखिए ये ईयर 0 है, ठीक है। ईयर 0 में आपको 100,000 इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमने इसको 30 राउंड ऑफ करके लिया हुआ है, तो आपको जस्ट 100 लिखने की ज़रूरत है, 100। और इसके अलावा इसको आप कॉपी कर लें ईयर 4 तक, ईयर 4 है, अब इसको कंफर्म, ईयर 3 है, ओके। ईयर 4 में आपका यही वर्किंग कैपिटल है वो क्या हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा। और इन्फ्लेशन कितनी है, इन्फ्लेशन एडजस्ट करके हमारा जो वर्किंग कैपिटल आएगा वो इक्वल टू आ जाएगा दिस वन मल्टीप्लाई बाय इन्फ्लेशन। वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट और वर्किंग कैपिटल की सेम थी, तो इसलिए हम इसको वेरिएबल कॉस्ट और इन्फ्लेशन से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। कंट्रोल सी से आप इसको कॉपी कर लें, तो ये आपकी क्या आ जाएगी, वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड आपका इन्फ्लेशन एडजस्ट करके ये आ जाएगा, ठीक है। और अब आपने चेंज इन वर्किंग कैपिटल फाइंड करना है, चेंज इन वर्किंग कैपिटल। ये आपने कैसे फाइंड करना है, माइनस आपको ईयर 0 में इतना वर्किंग कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद नेक्स्ट ईयर में 103 में से 3 का डिफरेंस आ जाएगा, मतलब चेंज इन वर्किंग कैपिटल कितना आएगा, आपने एक्चुअली डिफरेंस लेना ईयर ईयर 0 के वर्किंग कैपिटल का और ईयर 1 की वर्किंग कैपिटल का, वो आ जाएगा इज इक्वल टू, आपने ये ध्यान रखना है कि अगर आपका वर्किंग कैपिटल बढ़ रहा है तो आपका जो चेंज है वो क्या आएगा, वो नेगेटिव आएगा, मतलब आपको मज़ीद कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ेगा, मज़ीद कैश आउटफ्लो हो रहा है, तो उसके साथ आपका नेगेटिव साइन आएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 100 माइनस 103, ओके। इस सेल को आप नेक्स्ट सेल्स में कॉपी कर लें, इस, तो आपका ईयर 3 तक आपका जो वर्किंग कैपिटल आ जाएगा चेंज वो इतना आ जाएगा, और ईयर 4 में जो लास्ट ईयर है आपका प्रोजेक्ट का, उसमें आप अपने प्रीवियस ईयर के वर्किंग कैपिटल को रिकवर कर लें, तो ये आपका वर्किंग कैपिटल तो चेंज आ जाएगा, ठीक है। और आप यहाँ पर इसको कॉपी कर लें, चेंज इन वर्किंग कैपिटल, वर्किंग ईयर 0 वाले सेल को आप रेफर कर दें, इसको कंट्रोल सी से कंट्रोल एंटर करके ये आपका चेंज इन वर्किंग कैपिटल आ जाएगा, ठीक है। अब हमारी सिर्फ 2 एडजस्टमेंट्स रह गई हैं, बाकी जो हमने करनी है वो क्या है, लेट्स, न्यू प्लांट एंड इक्विपमेंट कॉस्टिंग 1500,000, 1.5 मिलियन, ये आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी, और
जो रेजिडुअल वैल्यू थी ईयर 4 में वो कितनी थी, $125,000 थी। तो हम इनको भी एडजस्ट कर लेते हैं। इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू -1500, और स्क्रैप वैल्यू थी वो कितनी है, वो 125 है। 125 ईयर 4 के अंदर है, तो देखिए ये ईयर 4 है। आपने जब आप वर्किंग्स करें तो आप इन ईयर्स का ध्यान रखिएगा, क्योंकि मिस्टेक, अगर आपने एक मिस्टेक भी कर दी तो आपका क्वेश्चन जो नेक्स्ट वाला है वो रॉन्ग हो सकता है। स्क्रैप वैल्यू, अब आपके पास क्या आ जाएगा, नेट कैश फ्लोस आ जाएगा, नेट कैश फ्लोस। अब देखिए जो मैंने माइनस के साइंस और पॉजिटिव साइंस का ध्यान रखा था, वो इसलिए रखा था कि हमें जस्ट वन टाइम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, सम, और आपका जो ऑपरेटिंग कैश फ्लोज थे वहाँ तक आपने इनको सम कर लेना है, ठीक है। इस सेल को आपने कॉपी पेस्ट कर लेना है नेक्स्ट सेल्स में, तो ये तो आपका फॉर्मूला कॉपी पेस्ट हो जाएगा, ये आप नेट कैश फ्लोज आ जाएंगे, ठीक है। और अब यहाँ पर आपने अपना आफ्टर टैक्स वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो लिख लेना है, वो कितना था, आफ्टर टैक्स वैट जो है आपका वो है 12%, ठीक है। तो इट मीन्स कि आपका डिस्काउंट रेट जो है वो आपने 12% के ऊपर डिस्काउंट करना है, तो यहाँ पर आपकी एनपीवी आ जाएगी। एनपीवी, एनपीवी के लिए आपको सिंपली एक फॉर्मूला लगाना है एक्सेल में। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप 12% के ऊपर पहले डिस्काउंट फैक्टर्स फाइंड करें, उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करें नेट कैश फ्लोज के साथ, तो आपके पास प्रेजेंट वैल्यूज आएंगी, प्रेजेंट वैल्यूज को सम करके उनको नेट करके आपके पास एनपीवी आएगी। इससे बेहतर है कि आप वन लाइन फार्मूला अप्लाई करें, एनपीवी लिखें, ब्रैकेट क्लोज, फर्स्ट ऑफ ऑल आप डिस्काउंट रेट लगाएं, उसके आगे कोमा, उसके बाद आपने ईयर वन से लेकर एंड वाले ईयर तक जितने भी कैश फ्लोज हैं, नेट कैश फ्लोज, इनको सिलेक्ट कर लेना है। तो उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करने के बाद आपने प्लस का साइन पुट करना है, और ईयर ज़ीरो की जो कैश आउटफ्लो था ईयर ज़ीरो का वो आपने ऐड कर देना है। तो ये आपके पास एनपीवी आ जाएगी, और एनपीवी आ जाएगी 782 पॉइंट। ये परसेंट के साइन में, परसेंट के फॉर्म में, तो हमने इसको फॉर्मेट सेल में जाकर इसको जनरल में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। ये 78.21, आई थिंक जो स्टैंडर्ड आंसर है उसके अंदर थोड़ा सा चेंज है, बट आई थिंक वो राउंडिंग ऑफ की वजह से उनका जो आंसर है वो चेंज आया था, तो ये राइट आंसर है। इसको आप 2 डेसिमल प्लेसेस तक लिख सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन था, और इसके बाद आपने इसको थोड़ा सा प्रेजेंट, इसकी प्रेजेंटेशन अच्छी कर देनी है, मतलब जितनी भी फिगर्स हैं उनको आपने 2 डेसिमल प्लेसेस तक लिख लेना है। सब कुछ स्टेप करके ये 2 डेसिमल प्लेसेस तक आपकी फिगर्स आ गई, तो ये आपका आंसर है। और इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ए का सेकंड पार्ट क्या था, उसने कहा था कमेंट ऑन इट्स फाइनेंशियल एक्सेप्टेबिलिटी। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि as the NPV of the project is positive, it means this project will add 78.21 thousand in the wealth of shareholders. So this project is financially acceptable. Okay, thank you. Allah Hafiz.